नमस्कार शिक्षार्थी। आज का विषय बिंदु होगा पतंग। 12वीं कक्षा में पतंग नाम की कविता आपके सिलेबस में है, जिसे लिखा है आलोक धनवा। ये बिहार के हैं। इनका जीवन वृत्त आप विस्तार से पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मिल जाएगा आपको नेट इत्यादि पर। यहाँ पर इनका जीवन वृत्त जानने से अनावश्यक इसका विस्तारण हो जाएगा, इसलिए बस इतना जाने हैं कि ये बिहार से संबंधित है और पतंग कविता इनके द्वारा रचित है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। सबसे पहले किसी भी कविता को पढ़ने के लिए, किसी भी कविता की व्याख्या करने के लिए जो मूलभूत आवश्यक बातें होती हैं, उन बिंदुओं पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। यानी किसी भी कविता की व्याख्या करने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे हम कविता की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। उनमें से कुछ बिंदु यहाँ बॉक्स में यहाँ लिखे हुए हैं, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेंगे। सबसे पहले आपको शब्दार्थ आना चाहिए। शब्दों के अर्थ तत्कालीन परिस्थितियों में जब कविता लिखी गई है, उस समय उन शब्दों के अर्थ क्या हैं। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि शब्दों के अर्थ तो आखिर अर्थ हैं, इसमें तत्कालीन और समकालीन से क्या मतलब है। मतलब है आज बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक अलग अभिप्राय में अभिहित किए जाते हैं। आपने देखा होगा उद्धव और गोपियों का जब चित्रण होता था तो उसमें एक योग शब्द आता था। उद्धव जी योग साधना लेकर के गोपियों के पास जाते हैं और गोपियां कहते हैं कि हम योग साधना को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करना चाहती हैं। तो वहां पर योग का मतलब क्या था? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया का नाम योग। और आज जब आप समकालीन परिस्थितियों में देखते हैं, आज जो योग और योगा का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह योग शब्द जो है एक प्राणायाम या शरीर क्रिया विज्ञान या शरीर को स्वस्थ रखने से संबंधित अपनाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसे योग के नाम से जाना जा रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इतनी डिटेल जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, बेहतर होगा अगली कक्षाओं के लिए। यहाँ भी थोड़ा सा परिचय हो जाए कि यहाँ पर साधारण शब्दार्थ आपको जानना होगा, शब्दों के अर्थ जानने होंगे। इसके लिए पर्यायवाची अधिक से अधिक याद रहे तो अच्छा है। दूसरा, बिंब जानना होगा। ये बिंब जो है इंद्रियों के अनुभव के विषय होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसे ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है, तो होता ऐसा है कि कभी किसी घटना या दृश्य को जब देखता है तो उसकी इंद्रियां अलग अलग ढंग से प्रभावित होती हैं। एक ही घटना एक व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित करती है, जबकि दूसरी व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित करती है। यहाँ पर ये देखना है कि जो संबंधित कवि हैं वो किसी घटनाक्रम को देखने के बाद उनकी जो इंद्रियां हैं वो किस रूप में प्रभावित हो रही हैं। तो जो घटना घटित हो रही है उसको वो जिस रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी जो अनुभूति है वो बिंब है। एक चीज और याद रखना होगा कि ये बिंब ही आगे चल करके कालांतर में जब रूढ़ होते हैं तो वो प्रतीक बन जाते हैं। बिंब की चर्चा इसमें होगी। मतलब आपको शब्दार्थ जानने हैं, बिंब जानने हैं, प्रतीक जानना होगा। प्रतीक जिसे आप सिंबल कहते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में आपने देखा होगा कांटा जो है वो दुख का प्रतीक बन गया, हरियाली जो है वो सुख का प्रतीक बन गया, लाल रंग खुशियों और प्रेम का और क्रांति का भी बन गया। तो जैसे पत्ते हरे हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो वो दुख का प्रतीक हो गया।
प्रभात काल या सवेरा का चित्रण हो रहा है, यानी खुशियों का आगमन हो रहा है। काली अंधेरी रात दुख का प्रतीक है, प्रकाश जो है वो सुख का प्रतीक है। इस तरह से हिंदी साहित्य में बहुत सारे प्रतीक भरे पड़े हैं, तो प्रतीकों को भी जानना होगा। कुछ मुहावरे भी जानने होंगे, मुहावरों का भी प्रयोग होता है कविताओं में। इसके बाद समकालीन परिस्थितियाँ। समकालीन परिस्थितियाँ का मतलब कि ये वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है, आज भी बहुत सारे लेखन कार्य हो रहे होंगे देश में। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ होती रहती हैं और उसके दौरान बहुत सारे पुस्तक लिखे जाते हैं। तो इस समय जो भी रचनाएं लिखी जाती होंगी, चाहे वो कविता हो अथवा निबंध हो, लेख हो, निश्चित रूप से हमारे समय की जो परिस्थितियां हैं उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसका चित्रण होगा। और ये तत्कालीन परिस्थितियां जिस समय, जैसे आलोक धनवा, इनकी कविता 1972 में प्रकाशित हुई बाम नामक पत्रिका में। तो जब प्रकाशित हुई ये 1972 की जो परिस्थितियां हैं, इनके संदर्भ में तत्कालीन परिस्थितियां कही जाएंगी। तो सन 1972 के आसपास की देश में जो राजनैतिक, सामाजिक जो परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से कवि के व्यक्तित्व पर पड़ा होगा। और जब वो कविता लिखे होंगे तो उन कविताओं में समाज का वह स्वर निश्चित रूप से मुखरित हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। तो ये भी हमें जानना होगा, समकालीन और तत्कालीन परिस्थितियों को भी जानना होगा। इसके बाद कवि का व्यक्तित्व कैसा है। तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी घटनाएं घटित हुई, उससे कवि किस रूप में प्रभावित होता है, यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम कविता का क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। फिलहाल इसमें से आपको जितनी बातें समझ आई होंगी ठीक है, नहीं समझ में आई होंगी धीरे धीरे समझ में आएंगी, अगली कक्षाओं तक भी समझ में आ जाएंगी। इसमें से कुछ खास बातें जिनका यहाँ आवश्यकता है उसका मैं जिक्र कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आए कविता का वाचन करते हैं। पतंग सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। ये देखिए, साधारणतया तो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पतंग का जिक्र किया गया है। ये भादो का महीना गया, वर्षा बीती, शरद ऋतु आई, तुलसी के ग्रंथ में मिलता है। वर्षा काल बीत गया और शरद ऋतु आई, और ये वर्षा काल कौन थी, है भादो। भाद्रपद के बाद जो कुआर जिसे कहा जाता है। तो भादो का महीना बीत गया और शरद ऋतु का आगमन हुआ। तो देखिए होता क्या है कि भादो का महीना जो होता है उसमें काफ़ी बादल होते हैं, चारों तरफ घटा छा जाती है, घनघोर वर्षा होती है, बौछारें तेज होती हैं। और जैसे ही भादो का महीना बीत जाता है, वातावरण थोड़ा साफ स्वच्छ हो जाता है और शरद ऋतु का आगमन होते ही बच्चे क्या करते हैं कि वो पतंगबाजी करना शुरू कर देते हैं। पतंग का भी अपना एक लंबा इतिहास है। लगभग 2300 साल पहले ये चाइना में उड़ाया जाता था, आरंभ हुआ। उसके बाद हर देशों में उड़ाया जाने लगा, कभी राजाओं को संदेश देने के लिए, कभी स्वजनों को संदेश देने के लिए, तो कभी मनोरंजन की दृष्टि से। भांति भांति से ये पतंग उड़ाया जाता रहा है। तो यहाँ पर कवि जो कहते हैं, ये कहते हैं कि भादो का महीना बीत गया और सुंदर प्रभात काल आया, शरद ऋतु का आगमन हो गया। शरद ऋतु कैसे आया? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ये देखें कवि देख क्या रहा है कि भादो का महीना बीत गया और शरद ऋतु का आगमन हुआ। कवि बस शरद ऋतु के आगमन को ही देख रहा है,
लेकिन देखने के बाद उसके अतिरिक्त और क्या देखने लगता है? वो देखता है कि खरगोश की आंखों जैसा, खरगोश का जो आंख है वो लालिमा लिए हुए होता है, तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। लाल सवेरा का मतलब क्या? ये सुंदर प्रभात काल, ये लाल रंग जो है ये यहाँ खुशियों का प्रतीक बन गया है, सुंदर सवेरा। और शरद आया फूलों को पार करते हुए, शरद आया फूलों को पार करते हुए। देखें शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ? फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शरद ऋतु में चमकीली धूप होती है। कभी तो बस यही देख रहा है कि चमकीली धूप वाली शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, लेकिन वो अपनी इंद्री से, कौन सी इंद्री? ये जो दृश्य इंद्री है, जो देखने वाली, उससे अनुभव करता है कि शरद ऋतु साइकिल चलाते हुए आ रहा है। यहाँ दो बातें हैं। पहली बात कि शरद ऋतु वो आदमी नहीं है, लड़का नहीं है जो साइकिल चलाएगा, वो ऋतु है, प्रकृति का तत्व है, तो उसको साइकिल चलाते हुए बताया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण हो गया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। साइकिल चलाना मानव का गुण है, ऋतु का नहीं। और दूसरी बात कि देखने से उसको साइकिल चलाने की अनुभूति हो रही है, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब हो जाएगा। और साइकिल चलाना मोशन में है, गति में है, इसलिए यहाँ गतिशील दृश्य बिंब हो जाएगा। तो चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए यहाँ पर गतिशील दृश्य बिंब हो जाएगा और मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, दोनों। और क्या करते हुए शरद ऋतु आ रहा है? घंटी बजाते हुए जोर जोर से। ये देखें ऋतु भला कहाँ घंटी बजाएगा, यहाँ घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इसमें भी मानवीकरण है। और घंटी बजाते हुए आ रहा है, तो घंटी बजाना क्या है? ध्वनि है, नाद है, वो सुनाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रव्य बिंब हो जाएगा, या उसे नाद बिंब भी आप कह सकते हैं। और क्या कर रहा है? चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और क्या करता है शरद ऋतु? अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को इशारा करते हुए आ रहा है कि चलो चलो, पतंग उड़ाने का बहुत अच्छा मौसम आ गया है। बहुत सारे पतंग उड़ाते हैं और ढेर सारे आनंद लेते हैं। देखेंगे, एक बार पुनः बता देते हैं इसे। कवि आलोक धनवा कहते हैं कि सबसे तेज बौछारों वाली भादों का महीना चला गया और सुंदर शरद ऋतु का सुंदर प्रभात काल खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा लेकर के आ गया। और वह शरद ऋतु फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए तथा अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाते हुए आ गया। इतना ही कहना है आपको। इसके बाद इसमें देखें, ये सबसे तेज बौछारें, इसमें दृश्य बिंब हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें भी दृश्य बिंब हो गया। इन सवेरा जो है स्थिर है, तो स्थिर दृश्य बिंब हो जाएगा। यहाँ देखें, नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये नाद बिंब हो जाएगा, जिसे आप श्रव्य बिंब भी कह सकते हैं। ये हो गया। और इसके अतिरिक्त मैंने एक चीज कहा था कि समकालीन और कवि का व्यक्तित्व। जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आपको ये बात जानने में ज़्यादा मदद मिलेगी कि वास्तव में इन बातों के अतिरिक्त और वो कौन कौन सी बातें कहना चाह रहा है। क्यों साइकिल का वो सहारा लेता है, क्यों भादों के महीने का उदाहरण वो लेता है। यदि व्यक्ति समाजवादी सोच का होगा, उनका जीवन वृत्तांत पढ़िएगा,
तो यहाँ पर साइकिल जो है समाजवाद का प्रतीक हो जाएगा। पूंजीवाद के बाद समाजवाद के आगमन का संकेत देगा। और समाजवाद जो है किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उन पर समाज के सभी वर्ग का समान अधिकार हो। यदि इस तरह की समाज में व्यवस्था कायम होती है तो उसे समाजवाद कहा जाता है। प्रायः पूंजीवाद के विरुद्ध जो समाज में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वो इधर संकेत किया है। साइकिल का पहिया जो है एक परिवर्तनशील चक्र का भी प्रतीक बन जाता है। और निराला की कविता में आपने पढ़ा होगा कि वो घोर गर्जना करने के लिए बादल को प्रेरित कर रहे हैं वर्षा काल में। तो वहाँ पर बादल का घोर गर्जना करना वो क्रांति का प्रतीक हो जाता है। और जैसे ही क्रांति होती है तो क्रांति के पश्चात पूंजीवाद का पतन होता है और समाजवाद का आगमन होता है। वहाँ पर भी संकेत मिला है। उन जटिलताओं में उलझने की आवश्यकता नहीं है। मैंने थोड़ा सा संकेत इसलिए दिया कि जैसे ही आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो ये विचार बिंदु आपके अध्ययन में मदद करेंगे। आपको बस यहाँ परीक्षा में वही लिखना है जो मैंने यहाँ बताया पतंग के माध्यम से। और पतंग भी अपने आप में एक प्रतीक है। अपने आकांक्षाओं की पतंग व्यक्ति उड़ाता है तभी जब समाजवादी व्यवस्था कायम होती है, शोषण की व्यवस्था जब समाप्त होती है। आकांक्षाओं के पतंग, अभी अगली पंक्तियों में बताया जाएगा, सबसे हल्की चीज ऊपर उड़ सके, दुनिया की रंगीन चीज उड़ सके, सबसे हल्की चीज भी ऊंचाइयों को छू सके। तो निश्चित रूप से वो आकांक्षाओं का पतंग है जो आशा और विश्वास की डोर पर टिकी हुई होती है। और ये पतंग तभी उड़ती है जब वातावरण साफ होता है, हल्की हल्की हवा होती है, तेज आंधी नहीं होती है। शेष पंक्तियों को हम आगे देखते हैं। हाँ, ध्यान देंगे। अभी 10-15 मिनट पहले प्रतीकों के बारे में जो बताया जा रहा था उसमें एक जगह थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे। हरा रंग पीला रंग दुखों का प्रतीक है, ऐसा उसमें बोला गया था। हरे रंग का पीले रंग में परिवर्तित होना दुख का प्रतीक है। स्वतंत्र रूप से हरा रंग खुशियों का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। और पीला रंग यानी हरे पत्तों का पीला होना दुख का प्रतीक है। यदि हरे पत्ते पीले होकर के गिर रहे हैं तो ये जीवन में दुख आने का प्रतीक है। वहाँ सुधार लेंगे, उसके लिए मुझे खेद है। आए इन पंक्तियों को देखते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु क्या करता है? अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है और एक काम कर रहा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब यहाँ आकाश को मुलायम बनाते हुए, मुलायम से आशय क्या है? आसमान में कभी कभी तेज अंधड़ चलते हैं, आंधी, जिसमें पतंग उड़ाना संभव नहीं हो पाता है। यदि आसमान की हवाएं मंद मंद चल रही हो तो वो पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल होते हैं। लेकिन यदि अंधड़ चल रहा हो तो उसमें पतंग उड़ाना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ मुलायम से ये आशय है कि आकाश की ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें पतंग उड़ाई जा सके। आगे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। क्या कहते हैं कवि? कि वो शरद ऋतु आसमान को, वातावरण को ऐसा अनुकूल बना रहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज भी ऊपर उड़ सके। आप समझ रहे होंगे, ये यदि सांकेतिक अर्थ इसका लिया जाए तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? जो मनभावनी चीजें हैं और हल्की, जिन्हें समाज में हल्का समझा जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ समझा जाता है, जो किसी कारणवश जिनकी योग्यताएं हाईलाइटेड नहीं हो पाती हैं, उन ऐसे लोगों को भी ऊपर आने का अवसर मिले। यहाँ पर आप व्याख्या लिखते समय यही लिखेंगे कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके,
बांस की सबसे पतली कमानी, बांस की जो तिलियां होती हैं जिससे बांध करके पतंग को खड़ा किया जाता है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। ये सीटियों और किलकारियों की दुनिया आरंभ होने का मतलब क्या है? खुशियों का आगमन हो जाए। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया क्या है? रंग बिरंगी तितलियां बहुत कोमल होती हैं और उनकी दुनिया शुरू हो जाए, कोमल लोगों की भी दुनिया आ जाए। और एक इधर भी इशारा है कि जब रंग बिरंगे पतंग आसमान में उड़ते हैं तो पतंगों को देख करके ऐसा लगता है कि रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। इस प्रकार आपने देखा पतंग कविता में अगली पंक्तियों में जो आप पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा ये भी इशारा मिलता है कि हर व्यक्ति अपने अपने आकांक्षाओं का पतंग उड़ाता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो सबको अवसर मिलता है, और यदि परिस्थितियां अनुकूल न हो तो कुछ ही लोगों के पतंग उड़ते हैं, और जिनका पतंग वास्तव में उड़ना चाहिए उनके पतंग को काट दिया जाता है, और जो कि व्यक्ति भी समाज में कटी पतंग बन के रह जाता है। ये आगे की पंक्तियों में मिलेगा, देखेंगे।